जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जीव विज्ञान का सीरीज शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है रसायन विज्ञान का सीरीज और जो है भौतिक विज्ञान का सीरीज हम लोग देख चुके हैं, जो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो था। और उसी के अंतर्गत एक नया जीव विज्ञान का सीरीज चलेगा जो आप सभी के वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान का, यह टॉपिक है कोशिका, जैव विकास एवं आनुवंशिकता। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत आज के इस वीडियो में, यानी पहले सीरीज में जीव विज्ञान के, हम लोग ये देखेंगे कि कोशिका से संबंधित कैसा प्रश्न पूछता है, जैव विकास से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछता है और आनुवंशिकता से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला देखिए, कह रहा कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। पूछता है ऐसे कि निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार क्या है। आपका दे देगा कोशिका द्रव्य दे देगा, जीव द्रव्य दे देगा, कोशिका दे देगा या फिर कुछ और दे देगा, ठीक है ना। तो इन सभी में से जो जीव द्रव्य है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वह वास्तव में जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। कोशिका के अंदर ही यह जीव द्रव्य होता है और यही जीव द्रव्य जो होता है कोशिका को जीवित रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो कोशिका का जीवन है उसका मूल आधार क्या है, जीव द्रव्य है। और बात करते हैं जीव द्रव्य की खोज की, तो पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य की खोज किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। बात करते हैं कोशिका की खोज का, तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे और यह मृत कोशिका था। बात करते हैं जीवित कोशिका की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ 1674 में जो है एक जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। अब यहाँ से पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका में आता है। इसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जो सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा है, और इसी माइकोप्लाज्मा को PPLO के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म PPLO है, जो पूरा इसका अगर जो प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। यह माइकोप्लाज्मा ही इसे कहते हैं और यह सभी कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका की, तो तंत्रिका कोशिका जो होता है वह सबसे लंबी कोशिका अभी तक की ज्ञात हुई है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका थी, ठीक है। अब कोशिका के संबंध में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोशिका के संबंध में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कोशिका का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया। तो सेल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। 1838 और 1839 में इन्होंने मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन और स्वान दोनों वैज्ञानिक मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, तो उन कोशिकांग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, पहला प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह है, ठीक है ना। बात करते हैं कोशिका से संबंधित, तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जिसको हम राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। और सबसे बड़े कोशिकांग की बात करते हैं तो लवक आता है। और प्लांट की कैटेगरी में अगर जो देखा जाए तो रिक्तिका जो है यह भी जो है सबसे बड़े कोशिकांग के अंतर्गत देखा गया है, ठीक है। अब राइबोसोम की बात आई है, तो राइबोसोम जो होता है एक हरी परत का बना होता है, यानी यह एक परत की झिल्ली से क्या होता है, बना होता है,
और यह राइबोसोम जो होता है कोशिकांग के रूप में है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। यानी राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यानी राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। जो 80S प्रकार का होता है वह उच्च कोटि के जीवों में देखा गया है। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वह जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखे गए हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा। ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम देखे जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा गया है तो 70S के साथ साथ 80S के राइबोसोम भी देखे गए हैं। यानी 80S ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। बात करते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। अभी देखा गया है राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम की फैक्ट्री जो होता है केंद्रिका होता है। क्या होता है? केंद्रिका होता है। यानी केंद्रक में उपस्थित एक जो है बिना परत के, बिना किसी झिल्ली के द्वारा एक संरचना होता है, वही संरचना जो होता है केंद्रिका कहलाता है। और वह केंद्रिका जो होता है राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम केंद्रिका के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक की बात आ जाती है अगर जो एनिमल सेल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोशिकांग, एनिमल सेल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोशिका का जो संरचना है वह केंद्रक ही होता है। और यह केंद्रक जो होता है कोशिका क्या होता है? मास्टर कहलाता है। यानी कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं कोश केंद्रक को। यानी मास्टर ऑफ सेल कौन कहलाता है? सेंटर एज ए केंद्रक कहलाता है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ठीक है। कोशिका का मास्टर कौन कहलाएगा? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। डी ड्यूवे ने इसकी खोज किया था 1955 में, और इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है? तो लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रदेवीय जालिका भी कहते हैं, अंतःप्रदेवीय जालिका की बात करते हैं तो इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं और साथ ही साथ जो है इसे अंतःकंकाल भी कहते हैं। कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आ रही है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, जबकि यानी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह राइबोसोम का जो है अपने ऊपर राइबोसोम रखते हैं। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं और उसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्गी बॉडी। कैमिलियो गोल्गी ने इसकी खोज किया था। 1892 में, ठीक है। और कैमिलियो गोल्गी के द्वारा गोल्गी बॉडी खोजा गया था। यही गोल्गी बॉडी जो होता है स्रावर थैली कहलाता है, यानी सिक्रेटरी बैग कहलाता है, ठीक है। कोशिका का सिक्रेशरी या सिक्रेशन ऑफ बैग जो है वह क्या है? गोल्गी बॉडी को कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीन का क्या करता है? सिक्रेशन करता है, स्राव करता है। रेटिका की बात करते हैं तो कोशिका का जो है डस्टबिन कहलाता है और इसका जो परत होता है वो टोनोप्लास्ट से बना होता है। एक गहरी झिल्ली का होता है और एक गहरी झिल्ली जो होता है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको डस्टबिन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ये अपने अंदर संग्रह करता है, ठीक है ना, खासकर वेस्ट प्रोडक्ट का संग्रह करता है, इस वजह से इसको डस्टबिन कहते हैं। लवक की बात करते हैं तो लवक माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक की बात करते हैं। ये सब जो होते हैं लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो होता है कोशिका में जो होता है यह जो होता है दोहरी परत का बना होता है। और लवक की बात करते हैं तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। कोशिका में
आनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं तो डीएनए जो होता है या कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, जिसको हम पूरा नाम से जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब डीएनए पर ही छोटे छोटे जो होते हैं आनुवांशिक कारक होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं। जीन शब्द का इस्तेमाल जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक जोहानसन ने किया था, और ये जीन जो होते हैं डीएनए पर ही पाए जाते हैं। जीन जो होते हैं डीएनए पर ही पाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं डीएनए के द्वारा, जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं और वो लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी के द्वारा, ठीक है ना, ट्रांसफर होके उन लक्षणों का मूल कारक जो होता है जीन ही होता है। ठीक है, बात करते हैं जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसने किया था, तो एच.जी. खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से जीन का संश्लेषण किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक थ्योरी है जीन म्यूटेशन थ्योरी, यानी उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने सर्वप्रथम जो होता है जीन म्यूटेशन थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया था, जिसको उत्परिवर्तन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो है प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार जो होता है कोई भी जीव जो होता है वही जीव जीने के लिए योग्य है जिसका चयन प्रकृति करती है। ठीक है, अन्यथा वह क्या होता है, मर जाता है। एक और थ्योरी आया था जैसे आनुवंशिकता का सिद्धांत जानते होंगे, मेंडल ने दिया था। बात करते हैं जीन जो होता है डीएनए पर ही उपस्थित होते हैं, हम लोग देख चुके हैं। डीएनए का द्विकुंडली संरचना जो प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, वह वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए का द्विकुंडली संरचना सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, डीएनए का प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए का जो प्रमुख कार्य है वह आनुवंशिक क्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्णांतता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। ये सब के सब जो होते हैं आनुवंशिक बीमारी होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब के सब जो होते हैं वंशागत रोग होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलते रहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया की बात करते हैं तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को अगर जो कहीं पर कट हो जाए, यानी कहीं पे घाव हो जाए, कहीं पे चोट लग जाए, तो लगातार खून बहता है और खून का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके फलस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मेंडल की बातें हम कर चुके हैं कि आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, और इसी वजह से इन्हें जो है आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, बात करते हैं कर्णपल्लव, उच्च कशेरुका, निवेशक पटल, वर्मिफर अपेंडिक्स, ये सब के सब मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं और ये अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। इनका वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं है। ये सिर्फ यह प्रदर्शित करते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो विकास हुआ है वह पहले हमारे पूर्वज में ये सब के सब जो होते हैं सक्रिय रहे होंगे। तो ये सारा का सारा जो होता है यह वर्तमान समय में इसका कोई काम नहीं है और ये एक अवशेषी अंग के रूप में, जैसे कर्णपल्लव है हमारे, इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन जानवरों में एक काम के रूप में आता है। सेफ्टी के लिए, कीड़े मकोड़ों से रक्षा करने के लिए हिलाते रहते हैं और उनके लिए यह इस्तेमाल होता है, जबकि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यह अवशेषी के रूप में हम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, इससे ये प्रमाण मिलता है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनमें यह पेशियाँ जो होते हैं काफ़ी सक्रिय रही होंगी और उसका उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो यह कुछ प्रमुख बातें थी जीव विज्ञान के प्रथम सीरीज में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।